हेलो स्टूडेंट्स, आइए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। व्हेन probability of A is 3/8, probability of B is 5/8 and probability of A union B is 3/4। दोस्तों हम क्या करेंगे, एडिशन प्रोबेबिलिटी में जो एडिशन का फॉर्मूला है यानी एडिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने पर हमें ये मिल जाएगा। यूजुअली ए यूनियन बी जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो राइट साइड पे होता है। तो हमने इसको टर्न कर दिया, ये इसकी पोजीशन यहाँ ले आए हैं और जो ये पहले यहाँ हुआ करता था यहाँ ले आए हैं। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन मिल जाए। तो जल्दी से हम अब 3/8 लिख रहे हैं, 5/8 लिख रहे हैं और यहाँ देखिए 3/4 को हमने 6/8 लिख दिया है ताकि एलसीएम सेम रहे और कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ये हो गया 2/8। नाउ वंस वी नो द इंटरसेक्शन, तो अब बच्चों क्या करना है हमारे को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए कंडीशन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, क्योंकि बी जो है वो गिवन है। तो ये हो गया 2/8 और ये हो गया 5/8, यानी आंसर बहुत आसानी से आ गया 2/5। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इफ ए एंड बी आर independent events, calculate P of A complement union B complement। इसको ऐसा भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर सिंबल्स में ना लिखना हो तो नॉट ए यूनियन, यूनियन मतलब और, नॉट बी, इस तरह से लिखा जाता है। फिलहाल ये हमें फाइंड करना है and we are given that the pure probability यानी probability of A जो है वो 3/5 यानी 3/5 है and probability of B is 4/9। तो हम यहाँ सबसे पहले डी मॉर्गन्स यूज करेंगे। ध्यान से देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है that probability of A complement union B complement is actually A intersection B the whole complement, that is the probability of A intersection B the whole complement। अब ये कैसे निकलेगा? So this is 1 minus P of A intersection B, 1 में से माइनस कर दिया। And since they are independent events, तो यहाँ simply PA into क्या हो जाएगा, PB, मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus 3/5 into 4/9, यानी आंसर आ जाएगा 11/15। स्टूडेंट्स ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आपको मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। x जो है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, x जो है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। तो आपको मालूम है कि मीन का सिंबल x बार भी होता है, इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। ये तीन सिंबल याद रख लीजिएगा और ये होता है समेशन XPX। तो आइए हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो पहला होगा 0.4, दूसरा होगा 0.6, तीसरा होगा 0.3। तो आंसर हम लोग के पास आ जाएगा 1.3। सो द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.3। देखिए कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो क्वेश्चन चाहे देखने में बड़ा लग रहा है, आपको मालूम है कि आप इसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। 2 cards are drawn without the replacement. Find the probability that both are diamonds। दोनों के दोनों डायमंड्स और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कॉम्बिनेशन वाला मेथड लिखेंगे हम। यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, क्योंकि ये 1 मार्कर है 2 मार्कर है इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं देनी होगी, 1 मार्कर में तो बिल्कुल नहीं देनी होगी। तो डायमंड्स कितने हैं 13, सो 13C2। तो आप अगर ये 2 मार्कर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायमंड्स, तो वो कितना हो गया 13। नंबर ऑफ नॉन डायमंड्स तो वो हो गए 39 और टोटल कार्ड्स हो गए 52। ओके, फिलहाल मैं इस पे आता हूँ। दोनों के दोनों कार्ड्स जो हैं वो डायमंड्स होने चाहिए। तो 13C2
और अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज 39C0 जो है वो 1 होता है और दोनों के दोनों कार्ड्स निकाल दिए गए हैं. सो 13C2 डिवाइडेड बाय 52C2. और जब आप इसे ओपन करेंगे आप तो एक शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 है तो आप लिखेंगे 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखेंगे 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. और ये एप्लीकेबल है CBSE में. अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो पूरा फैक्टोरियल के थ्रू ओपन करना पड़ता है. तो आपके पास, अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए. 13 और 52 ये 4 से कैंसिल हो गया और ये 4 और 12 जो है वो 3 से कैंसिल हो गया और 3 और 51 जो है वो 1/17 बन गया है दोस्तों. सो द आंसर इज 1/17. अब ये रहा 5th क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैलेसी यानी झूठ पकड़ें इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और वो स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं. फाइंड द फैलेसी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और वो कह रहे हैं दैट इन बीपीडी में मीन जो है वो 8 है और वेरिएंस जो है वो 9 है. तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलत है बिकॉज इन बीपीडी मीन इज एनपी, मीन होता है एनपी, इज ग्रेटर देन वेरिएंस विच इज एनपी क्यू. क्योंकि क्यू जो है वो एक फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच में. तो जो हमेशा अगर एनपी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में हो तो उस नंबर को कम कर देगा. सो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 9. दिस इज द फैलेसी. ये झूठ है और आपको फाइनल आंसर लिखना होगा, बस इतना ही लिखना होगा. बिकॉज इन बीपीडी मीन इज greater than variance, therefore the statement is wrong. आइए आगे बढ़ते हैं. ये रहा 6th क्वेश्चन मेरे सामने और क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are independent events, calculate the conditional probability of B when A is given. और A और B की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/7 और B की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/6. अब यहाँ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट. और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो प्योर प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B with respect to A will simply be equal to its own probability and the answer will be equal to 1/6. सिर्फ 1 मार्कर के लिए सिर्फ इतना लिखेंगे because A and B are independent. बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना और आंसर आ गया है 1/6. आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा घड़ी के अंदर कि ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा. आइए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ. 7th क्वेश्चन, if the probability of solving the problem independently by A and B is given by 1/2 and 1/3 respectively, यानी A किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 1/2 बिना ये जाने कि B कौन है, और B जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 1/3 के साथ बिना जाने कि A और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं. अ प्रॉब्लम इज गिवन, यहां से देखिए क्वेश्चन को, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू देम, यानी एक प्रॉब्लम दी जाती है A और B को. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम. तो अब आप समझ गए कि यहां हमारे को जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो ये निकालनी है कि दोनों एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसी प्रॉब्लम दी गई है, और आंसर आ जाएगा Q ऑफ A इंटू Q ऑफ B. बस एक केस होगा तो आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, यानी आंसर आ जाएगा 1/3. आइए 8th क्वेश्चन पर आते हैं. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज P और इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7. फिर से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 0.2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो अननोन यानी एक कांस्टेंट के फॉर्म में दे दी गई है P, और A यूनियन B 0.7 दे दिया गया है. फाइंड P.
P निकालने को कह रहे हैं सच दैट A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये क्वेश्चन अब जब आप देख रहे हैं, एक दो बार पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है एक टिपिकल क्वेश्चन है, बट आइए देखते हैं कि करना क्या है। आप एडिशन लॉ लगाते हैं और ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए आप इसको फर्दर ऐसा लिख देते हैं। और अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब आपको लग रहा है कि इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 0.2 जब उधर जाएगा 0.7 के पास तो ये बन जाएगा 0.5। यहां से मैं p जो है वो कॉमन निकाल लूंगा, मेरे पास आ जाएगा यहां पर 0.5 इज इक्वल टू 0.8 इंटू पी। डेसिमल में हटा सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 8p, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 5/8। देखिए यही आंसर हो, तो मेरे पास आ जाएगी p यानी जो अननोन है उसकी वैल्यू 5/8। सो PB इज यानी b की प्रोबेबिलिटी है 5/8। आइए आगे बढ़ते हैं। Find the probability of exactly 5 heads when a coin is tossed 6 times। क्योंकि 6 टाइम्स है और कॉइन है तो ये बीपीडी की तरफ इंडिकेट करती है और हमें चाहिए एग्जैक्टली 5 हेड्स। तो सबसे पहले देखते हैं हेड्स। तो जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो गई, एक बार थ्रो करने से। फेलियर जो है वो 1/2 हो गया और हमारे को n यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 6 दिए गए हैं, रिक्वायर्ड ट्रायल 5 है और हमें P5 निकालना है। यानी अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, याद रखिए 1 मार्कर में ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, 2 मार्कर हो तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिख देना है, इन BPD ऐसा करके मेंशन कर देना है। और अगर मैं ये डायरेक्टली लिखता हूं P5 तो ये हो जाएगा 6C5 1/2 6 minus 5 into 1/2 raised to power 5। What is 6C5? That is 6। तो ये हो जाएगा 1/2 raised to power 6, क्योंकि ये 1 हो गया और ये पावर 6 हो गई। तो हमारे पास आ जाएगा 3/32, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और आंसर को आप अंडरलाइन या बॉक्स में रख सकते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूजुअली जितने भी 1 मार्कर्स या क्विक क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के सेट में हैं। एंड हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी 1 मार्कर्स हैं बाकी टॉपिक्स के भी, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और ना सिर्फ CBSE के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, NDA, JEE और CPT और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये रहा आखिरी क्वेश्चन। In a binomial distribution, a die is rolled 20 times. Getting a number less than 3 is a success. Find the mean of the distribution. Just see, getting a number less than 3 is a success. तो अगर मैं एक बार थ्रो करूं तो a number less than 3 is a success, meaning 1,2 जो है वो फेवरेबल केसेस का पार्ट बन जाएंगे और सैंपल जो होगा वो एक बार के लिए 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी जितनी बार रोल करा गया है वो है 20। तो आपको मीन का फॉर्मूला BPD में सिर्फ ये लगाना है n इंटू पी और आंसर आ जाएगा 20 इंटू 1/3 यानी 20/3। कितना ईजिली हो गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इस तरह से पहले क्विक क्वेश्चंस को और फिर 4 मार्कर्स और 6 और फिर हॉट्स को प्रैक्टिस करते जाइए। एक एक मिनट की वैल्यू को समझें, क्योंकि धीरे धीरे जो है एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं और जिस चीज़ की सबसे भारी कमी होगी आप लोगों के लिए वो होगा समय। तो समय को वैल्यू करते हुए पूरा कॉन्फिडेंस बनाते हुए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।